हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रेश एक गरीब मिल वर्कर होता है। वो गांव में अपनी बीवी कादम्बरी, 26 साल की बहन पंखुड़ी और बूढ़े माता पिता वर्षा और बृजमोहन के साथ रहता था। उस अकेले के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो रोज ओवर टाइम किया करता था। एक दिन पंखुड़ी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जिनमें मोहन नामक लड़का अपनी मां आराधना और पिता राजनाथ के साथ आता है। आराधना जी, राजनाथ जी, ये लीजिए ना, ये आम पन्ना पंखुड़ी ने बनाया है। ये चिकन टिक्का भी खाओ, मैंने बनाया है मोहन बेटा, अपने हाथों से। अरे वाह, ये आम पन्ना तो टेस्टी है ही, लेकिन ये चिकन टिक्का, उफ, ऐसा चिकन टिक्का तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। बहुत स्वादिष्ट है ये, सच में बहुत मजा आया। हाँ कादम्बरी जी, मजा ही आ गया इसे खाकर तो फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? जी पंखुड़ी तो सच में बहुत ही सुंदर है। हमें तो पंखुड़ी हमारे मोहन के लिए एकदम बहुत बेस्ट लगती है। क्यों राजनाथ जी? हाँ, आराधना एकदम सही कह रही हैं। पंखुड़ी जैसी बहू पाकर तो हमारे भाग्य ही खुल जाएंगे। बिल्कुल अपनी माँ की छवि है पंखुड़ी में। नए जमाने की सोच और समझ, और साथ ही साथ पुराने जमाने के संस्कार और गुण। अब भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। तभी मोहन शर्माते हुए कहता है, जी मेरी तरफ से भी हाँ है। मैं भी पंखुड़ी से शादी करना चाहता हूँ। और मैं भी मोहन जी से शादी करना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, तो इसका मतलब रिश्ता पक्का हुआ। कादम्बरी सभी के लिए मिठाई लाती है और सभी मुंह मीठा करते हैं। चंद्रेश की आंखें नम हो जाती हैं और वो पंखुड़ी के गले लग जाता है। पंखुड़ी और मोहन की सगाई होती है और 5 महीनों बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है। एक दिन चंद्रेश कादम्बरी को कुछ पैसे देता है और कहता है, कादम्बरी, ये देखो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रखो। अब हमारे हाथ में केवल 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में मुझे पंखुड़ी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे। इसलिए तुम भी घर खर्च में जो भी पैसे खर्च करोगी, उन्हें सोच समझ के करना, ठीक है? ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आखिर मेरी इकलौती ननद की शादी जो है। पंखुड़ी उन दोनों को देखती है और खुशी से उसकी आंखें भर आती हैं। चंद्रेश अब सुबह जल्दी जाता और रात को लेट आता और कभी कभी तो डबल शिफ्ट करता, ताकि वो घर खर्च और पंखुड़ी की शादी के लिए लगने वाले पैसों का बैलेंस बनाकर रखे। 4 महीने बीत जाते हैं और वो जी तोड़ मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अब तक अलमारी में 2 मोटे नोटों के बंडल इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब रात को चंद्रेश मिल से काम करके घर लौट रहा होता है, तभी उसकी आंखों में दुनिया भर की नींद भरी हुई होती थी। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और उस कारण उसे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा था। और उतने में एक बड़ी सी ट्रक आती है और उसे ठोक कर चली जाती है। चंद्रेश बुरी तरह घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ गांव वाले उसे देखते हैं और तुरंत उसे गांव के बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। कादम्बरी अभी तक चंद्रेश के काम से लौटने की राह देख रही थी। हे भगवान, क्या करूं? कैसे पता करूं कि ये कहाँ रह गए हैं? न जाने कहाँ गए अब तक। 2 बज रहे हैं, ये तो 1 बजे तक आ जाते हैं। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और इतनी रात में इन लोगों को अकेले छोड़कर मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और कादम्बरी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो दरवाजा खोलती है, तभी गांव का बिरजू उसे चंद्रेश के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चंद्रेश जी, चंद्रेश जी! पंखुड़ी, वर्षा और बृजमोहन नींद से घबराते हुए उठ जाते हैं और सभी हॉस्पिटल जाते हैं। तभी 2 दिन तक चंद्रेश कोमा में होता है। कादम्बरी को ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर पंखुड़ी की शादी के लिए जुटाए हुए सारे पैसों को हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ता है। जब चंद्रेश कोमा से बाहर आकर घर लौट आता है, तभी मुझे माफ कर दो पंखुड़ी, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी नहीं करा पाएगा। 1 महीने में तुम्हारी शादी है और हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। प्लीज भैया, ऐसा मत बोलिए। आपके साथ जो हुआ वो आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। वो तो एक हादसा था। और प्लीज उसका दोष आप अपने आप पर मत लीजिए। तुम चिंता मत करो पंखुड़ी, तुम्हारी भाभी है ना यहाँ। मैं अब 1 महीना काम करूंगी और कहीं से एक्स्ट्रा पैसे भी लूंगी।
देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कादम्बरी, तुम ऐसा काम क्या करोगी? मैंने बाजार में देखा है, छोटे छोटे ठेले होते हैं, बिरयानी के, चिकन के, बहुत सारे खाद्य पदार्थों के, पानी पूरी के, विदेशी फूड आइटम के। वैसे ही मैं भी अभी चिकन टिक्का का ठेला लगाऊंगी। ठीक है कादम्बरी बहू, अगर तू कुछ करने जा ही रही है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा से ही तेरे साथ है। कादम्बरी उसी दिन बाजार जाकर एक ठेला खरीदती है और चिकन टिक्का बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान भी खरीदती है और अगले दिन से ही अपना चिकन टिक्का ठेला लगाती है। पहले दिन इतने ग्राहक नहीं आते, लेकिन 2-3 दिनों में उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जम जाती है। सभी को उसके हाथ का बना चिकन टिक्का बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह 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 कादम्बरी बहन, यह चिकन टिक्का सच में कमाल धमाल और बेमिसाल है। बहुत 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 खूब, मुझे और 2 प्लेट दे दो। सुजीत भाई एकदम सही कह रहे हैं। इस ठेले का चिकन टिक्का चिकन के सारे पदार्थों का बादशाह है। वाकई में बहुत मस्त है। कादम्बरी के ठेले पर अब जब देखो तब ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती है और वो बहुत तरक्की करने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर एक आदमी आता है जो उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। जी साहब बोलिए। जी, हमने आपके चिकन टिक्का के लाजवाब स्वाद के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम आपके ढाबे पर ऑर्डर देने आए हैं। दरअसल आने वाले हफ्ते में हमारी कंपनी पूरे 15 साल पूरी कर लेगी, इसलिए बहुत बड़ी पार्टी है। लगभग 700 से 800 लोग आएंगे ही आएंगे। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे खाने की क्वालिटी और स्वाद एकदम फर्स्ट क्लास हो। और सुना है कि आपके चिकन टिक्का का स्वाद तो बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़िया होता है, इसलिए हम आपको ऑर्डर देने आए हैं। 700 से 800 लोग? ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। इससे मुझे पूरे 50 से 60 हजार का मुनाफा होगा। और रही बात अगर पैसों की, तब तो फिर मैं अपने सारे गहने गिरवी रख दूंगी। सब कुछ सही से हो जाएगा कादम्बरी। ठीक है साहब, मैं ये ऑर्डर लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अच्छा, आपका बोनस मैं कैसे दूं, चेक में या कैश? जी कैश में ही दे दीजिए ना, अगर हो सके तो। नो प्रॉब्लम, अगले हफ्ते भी आपको ऐसे ही एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मेरे खुद के बेटे की शादी है। जी साहब, मैं बिल्कुल करूंगी वो ऑर्डर भी पूरा। धन्यवाद साहब, आप एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में मेरे लिए भगवान के रूप बनकर आए हो। कादम्बरी इस तरह 1 महीने में ही ढेरों पैसे कमाती है और पंखुड़ी और मोहन की शादी एकदम धूमधाम से हो जाती है। और कादम्बरी पंखुड़ी की शादी के बाद भी अपना चिकन टिक्का ठेला लगाना जारी रखती है और वो खूब नाम और पैसा कमाती है। जीवनपुर कहकर एक गांव में नैतिक नामक एक गरीब आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर पुलाव बेचा करता था। वो तरह तरह के पुलाव बेचकर पूरे गांव में मशहूर था। अरे वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया भैया। इतना स्वादिष्ट मटर पुलाव तो हमने अपन जीवन में कबू खाया ही नहीं। आहाहाहाहा। सच यार, इतना मजेदार तवा पुलाव तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं खाया। दिल खुश हो गया। मुझे तो और 1 प्लेट खाना है बॉस। इस तरह नैतिक के पुलाव सभी को बहुत पसंद आते। नैतिक अपनी बीवी विमला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम कुंदन था। आए दिन नैतिक अपने पुलाव ठेले से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। वो हर महीने अपनी कमाई में से पैसे जुटाया करता। बस अब कुछ महीने और, उसके बाद मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा जिसमें मैं अपने सारे स्पेशल फ्लेवर्स वाले पुलाव बेचूंगा। जो भी हो, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ जी कि आपका सब अच्छा ही हो। हाँ पापा, आपका ढाबा इस गांव का नंबर 1 ढाबा बनकर रहेगा, देखना। शुक्रिया मेरे छोटू हीरो। नैतिक जी तोड़ मेहनत करता और तो और अभी वो रात में देर तक रुककर पुलाव बेचता, क्योंकि उसे अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा जो करना था। वो उस सपने के लिए हर वो मुमकिन मशक्कत करता। एक दिन जब वो विमला और कुंदन बाहर घूमने जाते हैं, तभी कुछ चोर उनके घर पर आते हैं और नैतिक के जमाए हुए सारे पैसे और उनका सब कुछ, उसकी साइकिल भी चुरा कर ले जाते हैं। जिसके बाद जब नैतिक, विमला और कुंदन घर वापस लौटते हैं, तब ये सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे खून पसीने की कमाई और मेरी साइकिल चोरी हो गई। जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा।
नैतिक अब बहुत चिंतित हो चुका था। इतने सारे पैसे चोरी होने के बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जी, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना। टेंशन ले लेकर आपने अपनी तबीयत पूरी तरह बिगाड़ दी है। ना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से पी रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बताइए ना। हाँ पापा, खाना खा लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खा लूं बेटा, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी किस्मत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो कैसे खाना खाऊं मैं। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जा चुका है। नैतिक के पुलाव को पसंद करने वाले अब जब भी विमला को बाजार में मिलते तो वो उसके बारे में पूछा करते। अरे विमला बहन, कैसा है अब नैतिक? उसके हाथ के बने पुलाव की बहुत याद आती है। हाँ बहन जी, मैं तो अकेला रहता हूँ। एक नैतिक ही था जिसके पुलाव खाकर मैं अपनी भूख मिटाता था। उसके पुलाव का स्वाद और दाम दोनों सही और जबरदस्त थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब तो बस उसके पुलाव ठेले के फिर से शुरू होने की राह देख रहे हैं हम। विमला को बहुत बुरा लगता। नैतिक अब ठीक होने के बाद नौकरी ढूंढने लगता। वो खुद का ढाबा या ठेला खड़ा करने के लायक तो रहा नहीं था, इसीलिए वो अभी दूसरे के ढाबे या ठेले पर जाकर काम मांगने लगता है। भाई जी, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाता हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे। आपका बेटा भी एक बार मेरी साइकिल ठेले पर आकर पनीर पुलाव खाकर गया था। अरे चल चल, दिमाग मत सटका और अपना मुंह उठाकर निकल जाए यहां से। तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। एक पुलाव बेचकर मशहूर हुए नहीं तो महाशय खुद को हीरो समझने लगे हैं। दो कौड़ी की औकात नहीं है और बड़ा आया डींके हाँकने। देखिए, मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से बात की है, आप यूं बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो फिर? अबे निकल यहां से। क्यों धंधे के टाइम पर भेजा फ्राई कर रहा है? बेचारा नैतिक कई जगहों पर 5 से 6 दिनों तक जा जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है। पता नहीं विमला, क्या होगा अब हमारा। इतना अच्छा पुलाव बनाता हूं मैं, लेकिन मुझे किसी भी ढाबे वाले ने काम नहीं दिया। जी, आप निराश मत होइए। मैंने एक काम ढूंढा है, एक स्कूल में साफ सफाई का। वहां पर तनख्वाह भी ठीक ठाक है। आधा खर्च मैं उठाऊंगी, आधा आप उठाना। इस तरह हम दोनों मिल बांटकर सब कुछ सही से संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ विमला, अब बस मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन जब विमला और नैतिक दोनों कुंदन को स्कूल में छोड़कर एक जगह जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि 2 बूढ़े पति पत्नी एक गड्ढे में फंसे हुए हैं और वो दोनों मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये देख वो दोनों तुरंत उन्हें बचाने जाते हैं। काका, काकी, आप दोनों घबराइए मत, हम दोनों आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। हाँ काका काकी, बस आप दोनों हिम्मत रखिए और कस के रस्सी पकड़िए। मैं कोई कम धार वाली रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रुको विमला। नैतिक पास के जंगल में जाकर एक कम धार वाली मोटी रस्सी ढूंढ लाता है और वो उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े पति पत्नी नैतिक और विमला का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे धन्यवाद बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों इस गड्ढे से बाहर बच निकले। तुम दोनों को जो चाहिए वो कहो। तुम दोनों ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हमारी जान बचाई है। कहो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं काकी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आपकी जान इंसानियत के नाते ही बचाई है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम दुविधा में जरूर हैं, लेकिन हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। दुविधा? कैसी दुविधा बेटिया? तभी विमला उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें अपनी कार में अपने बंगले में ले जाते हैं, जहां वो उन्हें अपना बांस का खेत दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा बांस का खेत है। अरे बेटा, 2 साल पहले मेरा बेटा, बहू और पोता पोती एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारा कोई नहीं रहा। इस बांस के खेत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। हाँ बेटा, इसे तुम ही रख लो।
हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद ये सब किसी काम का नहीं। विमला और नैतिक ये सुनकर चौंक जाते हैं। नहीं नहीं काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं। हाँ काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं क्योंकि ये आपकी खून पसीने की कमाई की खेत है। हिचकिचाओ मत बच्चों, तुम दोनों को ऊपर वाले की सौ, रख लो इस खेत को। दोनों बूढ़ा बूढ़ी नैतिक और विमला को वो खेत दे देते हैं और उसके बाद वो उस बांस के खेत के मालिक बन जाते हैं। नैतिक उस बांस का सही तरह से उपयोग करता है और वो उन लकड़ियों से एक ढाबा बनाता है जिसका नाम वो अपने बेटे के नाम से रखता है, कुंदन का पुलाव ढाबा। और विमला उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। नैतिक अब फिर से पुलाव बेचने लगता है और उसके वही पुराने ग्राहक उसके ढाबे पर लौट आते हैं। फिर से उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर विमला भी बाजार में बांस की लकड़ियां बेचकर खूब पैसे कमाने लगती है। बांस के ढाबे से आकर्षित होकर लोग गर्मी में उसके पास आकर बैठते हैं। आहा, इस बांस के ढाबे में बैठकर मानो अलग प्रकार का नैसर्गिक सुख मिल रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे। अरे और तो और समय के साथ नैतिक भाई साहब के हाथों का स्वाद भी और मस्त और जबरदस्त हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद ये पुलाव खाकर। ओहो, आहा, नैतिक भाई साहब जरा रायता तो देना, और हाँ, मसाला पापड़ भी और अचार भी। इस तरह गरीब नैतिक और विमला बांस के ढाबे से और बांस बेचकर काफी अमीर हो जाते हैं और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।